हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको सारे रिएक्टेंट्स के इनिशियल अमाउंट्स गिवन हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स के इनिशियल अमाउंट्स गिवन हो और आपसे पूछा गया हो कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो ऐसे हर क्वेश्चन में आपको पहले ये पहचानना ही पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, क्योंकि प्रोडक्ट कितना बनेगा इसकी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेसिस पर डिसाइड होती है। प्रोडक्ट कितना बनेगा और एक्सेस रिएक्टेंट्स कितना बचेंगे, ये कैलकुलेशन हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पहचानने के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स पहचानने के 3 मेथड्स मैंने आपको बताए। आपको तीनों ही मेथड्स में कंफर्टेबल होना चाहिए। आप हर क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके तीनों मेथड्स में कंफर्टेबल हो जाएं। लास्ट में अपन 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी कर रहे थे जिनमें सिस्टम में रिएक्शन मिक्सचर में एक से ज्यादा रिएक्शंस एक साथ हो रही हो। अगर एक से ज्यादा रिएक्शंस इंडिपेंडेंटली एक ही कंटेनर में हो रही हो तो उनको अपन बोलते हैं पैरेलल रिएक्शंस या साइमल्टेनियस रिएक्शंस। जैसे एक क्वेश्चन वो था जिसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन रिएक्ट करके P4O6 भी बना रहे थे और P4O10 भी बना रहे थे। तो P4O6 और P4O10 का बनना, ये 2 इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। हालांकि क्वेश्चन ने हमें ये बताया था कि P4O6 और P4O10 1:1 मोल रेशियो में बन रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये नहीं बताता तो फिर हम दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को आपस में रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। ऐसे ही किसी कंटेनर में अगर मीथेन और इथेन के मिक्सचर का कंबशन हो रहा हो, नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, विच इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन, उसका कंबशन हो रहा हो तो मीथेन का कंबशन एक अलग रिएक्शन और इथेन का कंबशन एक अलग रिएक्शन है। इस तरह की रिएक्शंस को हम पैरेलल या साइमल्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, तो मीथेन के कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करें, इथेन के कंबशन से बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करें और दोनों को ऐड करें। दोनों इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास के एंड में दिया था, जिसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक अलॉय एक्वस HCl से रिएक्ट कर रहा था। इस प्रोसेस में सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, और अपन को बताना था कि कितने ग्राम्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी 0.810 ग्राम सैंपल ऑफ अलॉय लेने से। होपफुली आपने वो क्वेश्चन ट्राई किया, आंसर तक पहुंचे। चलिए उसका सोल्यूशन डिस्कस करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। अलॉय के अंदर एल्यूमिनियम 70% था बाय मास, मैग्नीशियम 30% था बाय मास। तो ये जो परसेंटेज बाय मास है, ये टोटल मास पर अगर अप्लाई करें तो हमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मासेस मिल जाएंगे। 0.7 into 0.810। ये जरूरी नहीं है कि आप हर स्टेप पर पूरी कैलकुलेशन करें। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप अपनी कैलकुलेशन को डिले भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये मल्टीप्लिकेशन आप यहीं पर करें। आप इन नंबर्स के प्रोडक्ट को ही आगे कैरी कर सकते हैं और लास्ट स्टेप में जाकर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। ऐसा करने से कई बार कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है, नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन करने का ये भी ट्रिक है। हर स्टेप पर कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। अगर नंबर्स डिफिकल्ट हो तो आपको कैलकुलेशन को कैरी करना चाहिए और लास्ट स्टेप में जाकर करना चाहिए। उससे एरर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हाइड्रोजन कितना बनेगा वो फाइंड करना है। इसके आगे की प्रोसेस तो आसान है। एल्यूमिनियम का कंबशन हो रहा है, HCl एक्सेस में है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है HCl से, HCl एक्सेस में है। ऐसे ही मैग्नीशियम और HCl की रिएक्शन हो रही है, वहां भी HCl एक्सेस में है। तो एल्यूमिनियम ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इससे कितना हाइड्रोजन बनेगा वो फर्स्ट रिएक्शन से इवैल्यूएट करें। सेकंड रिएक्शन में मैग्नीशियम से कितना हाइड्रोजन बनेगा वो इवैल्यूएट करें, और टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए दोनों रिएक्शंस के कंट्रीब्यूशंस को ऐड करें। ठीक है, यहां से मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड हो जाएंगे। इसके लिए अपन मास को मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम से डिवाइड करेंगे 27 से।
और मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो अपने पास है उससे हाइड्रोजन कितना बनेगा वो फाइंड करेंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड, उसके लिए आप देख रहे हैं कि इसके 2 मोल्स से 3 मोल्स हाइड्रोजन बनता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो एल्यूमिनियम के अमाउंट का 3/2 टाइम्स है। 0.7 into 0.810 divided by 27। अभी तक भी मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं किया, मैं बस नंबर्स को कैरी कर रहा हूं और फिर मोल्स को मैं बदलूंगा ग्राम्स में। इसके लिए मल्टीप्लाई करना होता है मोलर मास से। ये बात तो अब तक आपके माइंड में बैठ चुकी होगी। मोल्स को ग्राम्स में बदलने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन का मोलर मास 2, ऐसा करने से ये वैल्यू ग्राम्स में आ जाएगी। अब ये कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा हम इस कैलकुलेशन को अब डिले नहीं कर सकते, ठीक है। हर स्टेज पर मैंने कैलकुलेशन को अवॉइड किया, लेकिन लास्ट स्टेप पर तो अब करना ही पड़ेगा। और आप देखेंगे यहां पर काफी चीजें सिंप्लीफाई भी हो रही हैं। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 27 और 0.81 आपस में कैंसिल हो पाएंगे, ये 0.03 आ जाएगा, क्योंकि 27 into 3 81 होता है। 0.03 into 3 is 0.09, 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो 0.063। ये वैल्यू आएगी ग्राम्स में। तो फर्स्ट रिएक्शन से 0.063 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है। ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन का कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करें, क्योंकि ये पैरेलल रिएक्शंस हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ 2 मोल एल्यूमिनियम कंज्यूम होगा तो यहाँ 1 मोल मैग्नीशियम कंज्यूम होगा, क्योंकि ये 2 डिफरेंट रिएक्शंस हैं, इनके रेट्स डिफरेंट हैं, ये अनरिलेटेड हैं। डिफरेंट रिएक्शंस में अपन कोफिशिएंट्स देखकर कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके 2 मोल्स कंज्यूम होंगे तो मैग्नीशियम का 1 मोल कंज्यूम होगा। हो सकता है ये रिएक्शन इतना फास्ट हो रही हो कि जितने टाइम में इसके 2 मोल्स कंज्यूम होते हैं उतने टाइम में मैग्नीशियम के 100 मोल्स कंज्यूम हो जाते हैं। ये 2 इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, इनको आपस में रिलेट नहीं करेंगे। हाँ, दोनों से एक कॉमन प्रोडक्ट जरूर बन रहा है। यह है मास ऑफ मैग्नीशियम, यहां से अपन फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। इसके लिए मैंने 24.3 से डिवाइड किया, ठीक है। आप चाहो तो ये कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हो और चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। जिससे अगर इसको से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 0.0243 आ रहा है। आप करके देख सकते हैं। .243 0.243 मैग्नीशियम के मोल्स आ जाएंगे 0.01 मोल्स। इतने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हैं, और जितने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कंज्यूम हो रहे हैं उतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे। कोफिशिएंट सेम होने की वजह से तो सेकेंड रिएक्शन से 0.01 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ही बने, और इसको आप बदल लेंगे ग्राम्स में। ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म, इसके लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, तब ये वैल्यू ग्राम्स में आ जाएगी। 0.02 ग्राम्स, 0.02 ग्राम्स हाइड्रोजन सेकेंड रिएक्शन से, 0.063 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट रिएक्शन से बन रहा है। टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों रिएक्शंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऐड करने पर मिलेगा। टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इक्वल 0.063 प्लस 0.020।
जो कि आ जाएगा 0.083 ग्राम्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पैरेलल रिएक्शंस के क्वेश्चंस करना भी काफी आसान है। बस यहाँ पर एक गलती अक्सर लोग कर देते हैं, वो ये है कि वो लोग रिएक्शंस को ऐड कर लेते हैं। 2Al plus Mg plus 8HCl gives 2AlCl3 plus MgCl2 plus 4H2। ऐसा आप नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को अगर ऐड करोगे तो फिर स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस अप्लाई नहीं की जा सकेंगी, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि इसके 2 मोल के साथ इसके 1 मोल कंज्यूम हो। तो ये गलती मत करना। पैरेलल रिएक्शंस को स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करने के लिए ऐड कभी मत करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 टर्म्स के बारे में जानते हैं, एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में कई बार ये टर्म्स भी हमें देखने को मिलते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, इनका नाम ही इनका फर्क बता रहा है। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट का बनने वाला अमाउंट। आमतौर पर यील्ड हम ग्राम्स में या किलोग्राम्स में, मतलब मास के टर्म्स में बताते हैं। वैसे यील्ड आप मोल्स में भी बता सकते हो, बट कन्वेंशनली यील्ड हम अक्सर ग्राम्स में बताते हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्ट बन सकता है, थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट का अमाउंट हमें मिल सकता है उस अमाउंट को अपन बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरी का मतलब है स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करते हुए पेपर पर पेन से जो हमने कैलकुलेशन करी, जैसे पिछले ही क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेशन करी कि 0.083 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इस अलॉय के रिएक्शन से हमें मिल सकता है। या अलॉय का सैंपल अगर एक्सेस ऑफ HCl से रिएक्ट करे तो 0.083 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन हमें मिल सकता है। पर ये अमाउंट हमें अभी एक्चुअली नहीं मिला है, ये हमने बस कैलकुलेट किया है स्टोइशियोमेट्रिक रिलेशंस अप्लाई करते हुए, मोलर मासेस को यूज करते हुए हमने ये अमाउंट इवैल्यूएट किया है। और इसी तरह का इवैल्यूएशन हमने पिछले क्वेश्चंस में भी करा है। इस तरह के इवैल्यूएशन से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करते हुए मिलता है, उसी अमाउंट को अपन बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट calculated on the basis of stoichiometric relations। कोफिशिएंट्स को देखकर एक सब्सटेंस के चेंज को दूसरे सब्सटेंस के अमाउंट में आने वाले चेंज से रिलेट करना और फिर फाइनली प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना। इस प्रोसेस से जो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक रिलेशंस assuming 100% completion of reaction। हंड्रेड % कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन को राइट हैंड साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना ले जाओ कि किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट तो कम से कम 0 हो जाए। सभी का 0 हो जाए तो और भी अच्छा है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम एक रिएक्टेंट का अमाउंट जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। मतलब जितना मैक्सिमम राइट में हो सके उतना राइट में ले जाना है। इसको बोलते हैं 100% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ऐसा करने पर जो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, उसको अपन बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, वहीं अगर ये रिएक्शन हम प्रैक्टिकली करवाते, जैसे पिछले क्वेश्चन में 0.810 ग्राम ऑफ अलॉय वे करके लेते और प्रैक्टिकली इसको एक्वस HCl के सॉल्यूशन में डाल देते,
और फिर जो हाइड्रोजन गैस मिलती उसको अपन कंटेनर में कलेक्ट करते और कलेक्टेड हाइड्रोजन गैस का मास मेजर करते। वो जो मेजर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमें मिलता वो हमें ऑब्टेन हुआ है, रियलिटी में एक्चुअली ऑब्टेन हुआ है। इसी वजह से उस मेजर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को अपन बोलेंगे एक्चुअल यील्ड। रिएक्शन को प्रैक्टिकली करवाने पर जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। So actual yield is the measured amount of product. Measured amount of product obtained when the reaction is carried out practically. Carried out practically in a lab or on industrial scale. लैबोरेटरी स्केल का मतलब होता है स्मॉल स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल प्रोडक्शन किसी सब्सटेंस का चाहते हो तो उसको अपन इंडस्ट्रियल स्केल बोलेंगे। एनीवेज पॉइंट ये है कि जब हम रिएक्शन को एक्चुअली करवाते हैं और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है उसको मेजर करते हैं, वे करते हैं किसी मेजरिंग डिवाइस से, किसी तराजू से उसका अमाउंट फाइंड करते हैं, तो वो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला है, जो हमारे पास है, जो हमें ऑब्टेन हुआ है, द प्रोडक्ट विच वी हैव फिजिकली इन फ्रंट ऑफ अस, उसको अपन बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड के बीच में फर्क अगर एक एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड। थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट की जाती है और एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन होती है, मेजर की जाती है। थ्योरेटिकल यील्ड इज कैलकुलेटेड। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर में जो आपको अमाउंट्स गिवन है सब्सटेंसेस के, उनके बेसिस पर प्रोडक्ट कितना बनेगा ये आप जो कैलकुलेट करते हो वो थ्योरेटिकल यील्ड है। इसका मतलब इस चैप्टर में अभी तक जो हमने कैलकुलेशंस करी हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, उनसे हमें थ्योरेटिकल यील्ड ही मिली है। ठीक है ना। वैसे भी पेपर पर पेन से हम क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड ही फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअल यील्ड फाइंड करने के लिए तो हमें प्रैक्टिकली रिएक्शन को करवाना पड़ेगा। थ्योरेटिकल यील्ड इज कैलकुलेटेड while actual yield is measured. एक्चुअल यील्ड मेजर की जाती है। ये इनके बीच का मेन फर्क है। साथ ही साथ एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रैक्टिकली जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है वो एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से कम होता है। थ्योरेटिकल यील्ड को अपन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी मत बोल सकते। इतना प्रोडक्ट मिलने की हमें उम्मीद रहती है, अधिकतम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो मिल सकता है वो थ्योरेटिकल यील्ड है, बट इन रियलिटी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उससे कम ही मिलेगा। इसके लिए कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल है? पहला तो ये कि यहाँ पर 100% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो माना गया है ये सही असम्पशन नहीं है। आपने तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर शायद पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती। एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करती है जिसके आने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। मोरओवर उस स्थिति में रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स भी कुछ ना कुछ बचते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोडक्ट्स भी। इक्विलिब्रियम आने पर रिएक्टेंट का अमाउंट 0 हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना।
because A, no reaction proceeds (100% towards products. कोई भी रिएक्शन 100% प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाती. Every reaction at some stage, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट्स कितना बचे होंगे और प्रोडक्ट्स कितना बने होंगे, ये फैक्ट तो अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग होगा. ठीक है ना, कितनी देर में आएगा वो भी अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होगा. लेकिन एक फैक्ट हर रिएक्शन के लिए वैलिड है, वो ये है कि हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा जरूर. कितनी देर में आएगा वो अलग अलग होगा, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो अलग अलग होगा, कितना रिएक्टेंट बचेगा वो अलग अलग होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम आएगा, ये पक्की बात है. और ये भी पक्का है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बचे जरूर होंगे, फुल्ली कंज्यूम नहीं होते रिएक्टेंट्स. एवरी रिएक्शन एट सम स्टेज acquires a state of equilibrium between forward and backward reactions. रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं जाती, बैकवर्ड्स भी आती. लेकिन इस चैप्टर में अभी तक हमने सिर्फ फॉरवर्ड पॉइंटिंग एरो बनाया है और ये माना है कि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जा रही है. ये कंप्लीटली वैलिड अजम्पशन नहीं है. हर रिएक्शन कुछ अमाउंट में बैकवर्ड्स भी आती है. wherein rate of forward reaction equalizes with the rate of backward reaction. तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बचेगा ही. 100% जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी तो जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट पूरे खत्म होंगे नहीं तो प्रोडक्ट भी जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम ही बन पाएगा. एंड सेकेंडली, जो रिएक्शन हमारी डिजायर्ड रिएक्शन है वो ही रिएक्शन कंटेनर में हो रही हो और कोई अनडिजायर्ड रिएक्शन ना हो रही हो, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती. जो रिएक्टेंट्स हमने लेकर चले हैं वो सिर्फ हमारी कंसर्न रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करेंगे और किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकते. इनफैक्ट अक्सर ऐसा होता है, ज्यादातर बार ऐसा होता है कि हमारे रिएक्टेंट्स किसी और रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, जैसे मैग्नीशियम यहां पर HCl के साथ रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है मैग्नीशियम का कुछ हिस्सा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाए. ठीक है, या एल्यूमिनियम सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी और आयन के साथ रिएक्ट कर जाए. इस तरह की अनवांटेड रिएक्शंस को अपन बोलते हैं साइड रिएक्शंस. साइड रिएक्शंस यूजुअली अकर, जो हमारी रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको कराने में हम इंटरेस्टेड हैं, उसको अपन प्रिंसिपल रिएक्शन बोल सकते हैं. उसके अलावा जो अनवांटेड रिएक्शंस हैं वो सब साइड रिएक्शंस हैं. और ऐसी साइड रिएक्शंस प्रैक्टिकली जब आप रिएक्शन करवाओगे तो इनको अवॉइड करना काफी मुश्किल होगा. हमारा रिएक्टेंट सिर्फ हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इस बात की गारंटी देना आसान नहीं है. आमतौर पर साइड रिएक्शंस होती ही हैं, wherein the reactants or products are products of the principal reaction may be getting consumed. ठीक है, अक्सर अनवांटेड रिएक्शंस होती हैं और उनमें
हमारे प्रिंसिपल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो रहे हो, ऐसा होता है। अगर हमारा रिएक्टेंट प्रिंसिपल रिएक्शन के अलावा भी किसी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है तो सोचो उसका जो अमाउंट हमने अपनी रिएक्शन के लिए लिया था वो किसी और रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है, तो जितना प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना तो नहीं बन पाएगा। इसी तरह से अगर हमारा प्रोडक्ट किसी और रिएक्शन में कंज्यूम होने लग गया तो भी ऑब्वियसली जितना प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिल पाएगा। प्रोडक्ट अगर किसी और रिएक्शन में कंज्यूम होने लग जाए तो ये और भी चिंताजनक स्थिति है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आ जाने की वजह से और साइड रिएक्शंस होने की वजह से जितना रिएक्टेंट हम कंज्यूम करवाते हैं थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए उतना रिएक्टेंट एक्चुअली कंज्यूम नहीं होता है, और उसी वजह से प्रोडक्ट भी उतना नहीं बनता जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड है और एक्चुअल यील्ड उससे कम ही होती है। ये एक तरह से एग्जाम में अलॉटेड मैक्सिमम मार्क्स की तरह है और ये आपके स्कोर्ड मार्क्स की तरह है, द मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड। वैसे तो आजकल 100% मार्क्स लाने का चलन भी बढ़ गया है, 100% मार्क्स भी लोगों के आ जाते हैं, बट यहां पर 100% यील्ड कभी नहीं मिलती। ऑब्टेन्ड मार्क्स हमेशा मैक्सिमम अलाउड मार्क्स से कम ही रहते हैं। ठीक है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं जिसका नाम है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, जितना प्रोडक्ट एक्चुअली मिला, ऑब्टेन हुआ, अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, जितना प्रोडक्ट आइडियली मिल सकता था। अगर चीजें एकदम आइडियल रहती, 100% कंप्लीशन होता रिएक्शन का और कोई साइड रिएक्शन भी ना होती तो इतना प्रोडक्ट मिलता, अभी इतना मिला है। Actual yield as a percentage of theoretical yield is called as percentage yield. Actual yield को जब हम theoretical yield के परसेंटेज के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं परसेंटेज yield। अगर परसेंटेज yield 80% है, इसका मतलब जितना हम theoretically ऑब्टेन कर रहे थे, theoretically एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका 80% प्रोडक्ट एक्चुअली हमें मिला है। अब सोचो आप इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसी रिएक्शंस कराने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगे, वो रिएक्शंस जिनका परसेंटेज यील्ड ज्यादा है या फिर वो रिएक्शंस जिनका परसेंटेज यील्ड काफी कम है। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि ऐसी रिएक्शंस हमको कराने को मिले जिनका परसेंटेज यील्ड ज्यादा है। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल यील्ड अक्सर क्वेश्चन को हमें बताना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने हमें एक्चुअल यील्ड बता दिया है और थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया है तो उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज यील्ड। इसी तरह से अगर क्वेश्चन ने हमें परसेंटेज यील्ड दिया है, थ्योरेटिकल यील्ड हम खुद से फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड कितना रहा होगा। तो आमतौर पर क्वेश्चंस में या तो परसेंटेज यील्ड गिवन रहेगा या फिर एक्चुअल यील्ड गिवन रहेगा। ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी गिवन नहीं है, परसेंटेज यील्ड और एक्चुअल यील्ड जैसा कोई शब्द क्वेश्चन में यूज नहीं आ रहा है, तो फिर आपको इस दिशा में सोचना भी नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल यील्ड ही फाइंड करनी है। क्वेश्चन ने अगर परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड इस तरह का कोई शब्द यूज नहीं करा, सिर्फ ये बोला है कि evaluate the amount of carbon dioxide formed, calculate the amount of hydrogen gas liberated, इस तरह के क्वेश्चन में वर्ड यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है और उतना ही फाइंड करके रुक जाना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है कंसिस्टेंटली। जब तक क्वेश्चन एक्चुअल यील्ड या परसेंटेज यील्ड जैसे वर्ड्स यूज ना करे तब तक आपको इस दिशा में सोचना ही नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करके रुक जाना है। चलिए इस प्रोफाइल के भी एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं।
फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया जा रहा है। रिडक्शन से हम आयरन ऑब्टेन करेंगे, साथ ही साथ प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। The reaction of 336 grams of ferric oxide with 168 grams of carbon monoxide produces 190 grams of iron. Determine the percentage yield of the reaction. Determine the percentage yield of the reaction. कैसे करेंगे सोचो। क्वेश्चन ने आपको इनिशियल अमाउंट्स ऑफ आयरन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिए, मतलब दोनों रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स दे दिए। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आयरन कितना बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन हमसे परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर हमसे परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है तो हमें एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड दो चीजें फाइंड करनी होंगी। जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है, ये क्वेश्चन ने हमें जो दिया है ये एक्चुअली ऑब्टेन्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, इसको अपन एक्चुअल यील्ड कहेंगे। ये जो इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, इनसे हम आयरन कितना बनेगा ये इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इन इनिशियल अमाउंट्स के थ्रू जो आयरन का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे उसको अपन थ्योरेटिकल यील्ड बोलेंगे। ध्यान रहे, क्वेश्चन आमतौर पर हमें एक्चुअल यील्ड ही देगा, थ्योरेटिकल यील्ड नहीं देगा, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड तो हम खुद से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में वही वैल्यू देगा जो हम एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन नहीं फाइंड कर सकते। हम एक्चुअल यील्ड नहीं फाइंड कर सकते खुद से, क्योंकि हम रिएक्शन प्रैक्टिकली करवाने वाले नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड दे दिया, परसेंटेज यील्ड पूछा है, इसका मतलब थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना होगा। थ्योरेटिकल यील्ड तो हम पिछले सभी क्वेश्चंस में फाइंड करते ही आए हैं। इससे पहले के सभी क्वेश्चंस में हमने थ्योरेटिकल यील्ड तो फाइंड किया ही है। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स या स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चंस थे, उनमें हम थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करते रहे। इनिशियल मास दिया हुआ है 336 ग्राम्स and 168 grams। फिर फाइंड करें इनिशियल मोल्स। आयरन का एटॉमिक मास 56 AMU लें, कार्बन का 12 AMU और ऑक्सीजन का 16। आमतौर पर आयरन का एटॉमिक वेट 56 AMU ही लेते हैं, होल नंबर में राउंड ऑफ करके। ऐसा करने पर आप देखोगे कि Fe2O3 का मोलर मास आएगा 160 ग्राम्स पर मोल। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास है 28 ग्राम्स पर मोल। अभी अपन को स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है। यहां से मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड मिल रहे हैं 2.1 और यहां से मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहे हैं 6। आप डिवाइड करके देखें, 6 मोल्स मिल रहे हैं। इसके बाद अब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना होगा। क्वेश्चन में शुरुआती स्टेप्स वही सब हैं जो पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने करे थे, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड तक तो हम पिछले क्वेश्चंस में ही जा रहे थे, तो यहां भी वहीं तक पहुंचना है।
दोनों के इनिशियल मोल्स दे दिए। अब फाइंड करो मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट पहचानने के लिए 2.1 को और 6 को 3 से डिवाइड करें। ये रेशियो आ रहा है 2.1 एंड 2। अब देखिए इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 2 इज स्मॉलर देन 2.1, तो स्मॉलर रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये जो लीस्ट रेशियो है इसका भी हम यूज कर सकते हैं। इस लीस्ट रेशियो को अगर आयरन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो आयरन के मोल्स मिल जाएंगे। इस लीस्ट रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आयरन के मोल्स मिल जाएंगे, और फिर इसको 56 से मल्टीप्लाई करें तो आयरन का मास मिल जाएगा। ये आ गया 224 ग्राम्स। ये देखकर भी हमें तसल्ली हुई कि ये जो थ्योरेटिकल यील्ड आया है ये एक्चुअल यील्ड से ज्यादा आया है, यही आना चाहिए था। अभी तक की सारी कैलकुलेशन वैसी ही है जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, बस इस क्वेश्चन में एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है। लास्ट में हमें एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। आयरन का अमाउंट जो एक्चुअली मिला है वो 190 ग्राम्स है। Hence the percentage or yield of reaction is जितना अमाउंट मिला अपॉन जितना थ्योरेटिकली मिलना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कैलकुलेशन करनी है। इस डिविजन को परफॉर्म करें। 112 इंटू 8 896 54 540 540 84.8% ये वैल्यू आ रही है। ये इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड है। इस तरह के सभी क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड तक पहुंचने के सारे स्टेप्स तो पुराने वाले ही हैं। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन ने आपको दी है, बस आपको आगे बढ़ के परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है। ये स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी सारी कैलकुलेशन तो वही है, नॉर्मल कैलकुलेशन। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब तक क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड इस तरह के शब्द यूज ना करे तब तक आपको इस दिशा में सोचना भी नहीं है, और सिर्फ थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करके ही आपका काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। डिटरमिन द grams of potassium chlorate KClO3 needed to produce 48 gram oxygen if the percentage yield of the following reaction is 65%. एक
रिएक्शन दी जा रही है जिसका परसेंटेज यील्ड 65% है। 40 ग्राम ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन करना है और रिएक्शन ये है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन। हीट करने पर पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज करता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, साथ ही साथ रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें, समझें और सॉल्व करें। आपको यहां पर ये बोला गया कि 48 ग्राम ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करना है, इतना 40 ग्राम ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो ये जो अमाउंट है ये डेफिनेटली एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन ने हमें दिया है और साथ साथ 65% यील्ड हुई है ये भी बता दिया है। एक्चुअल यील्ड गिवन है, परसेंटेज यील्ड गिवन है, उसके बाद हम बता सकते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या रहा होगा। अगर हमें ऑक्सीजन का थ्योरेटिकल यील्ड मिल जाए उसके बाद हम KClO3 का कितना अमाउंट लिया गया होगा वो भी बता सकते हैं। ध्यान रहे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन थ्योरेटिकल यील्ड से की जाती है। तो O2 के अमाउंट को KClO3 के अमाउंट से रिलेट करने के लिए हमें थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ O2 फाइंड करना पड़ेगा। स्टोइचियोमेट्री थ्योरेटिकल यील्ड पर अप्लाई करते हैं, ना कि एक्चुअल यील्ड पर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल यील्ड अपॉन theoretical yield multiplied by 100 is percentage yield. Actually जो amount of oxygen obtain करना है वो है 48 grams। और ये 48 ग्राम्स theoretical yield का 65% होना चाहिए। यहां से ऑक्सीजन का थ्योरेटिकल यील्ड मिल रहा है 100/65 into 48 grams। थ्योरेटिकली इतना O2 बनना चाहिए था पर बना है 48 ग्राम्स। अब इस थ्योरेटिकल यील्ड को जो कि स्टोइचियोमेट्री से वैल्यूएट किया गया होगा, इस थ्योरेटिकल यील्ड को हम KClO3 का इनिशियल अमाउंट फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 ले लेते हैं। वैसे तो 39.1 होता है। क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16। ये O2 का थ्योरेटिकल यील्ड है। यहां से KClO3 कितना चाहिए रहेगा वो फाइंड करते हैं। moles of O2 formed theoretically कितने मोल्स ऑफ O2 बनेंगे, उसके लिए हम इस ग्राम्स को मोल्स में बदलेंगे। 100/65 को लिख सकते हैं 12/13 और इस वैल्यू को अपन 32 से डिवाइड करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे जिससे कि मोल्स मिल जाएं। 48/32 को लिख सकते हैं 3/2। फाइनली ये 30/13 मोल्स आ रहा है। अगर कैलकुलेशन आसान लग रही है तो आप कर सकते हैं, अगर डिफिकल्ट लग रही है तो उसको डिले कर सकते हैं और फिर लास्ट स्टेप में जाकर कर सकते हैं। इतने मोल्स ऑफ O2 थ्योरेटिकली बनेंगे। यहां से हम बता सकते हैं मोल्स ऑफ KClO3 कितने कंज्यूम हुए होंगे। 3 मोल्स ऑफ O2 बनाने के लिए 2 मोल्स ऑफ KClO3 यूज होता है। 3 के लिए 2 मतलब 2/3 कंज्यूम होता है। 3 के लिए 2 कंज्यूम होता है
1 के लिए 2/3 कंज्यूम होगा, 1 के लिए 2/3 और 30/13 के लिए 2/3 टाइम्स 30/13। ये स्टोइशियोमेट्री है। 3 मोल O2 बनाने के लिए 2 मोल KClO3 चाहिए रहता है, मतलब 2/3 ऑफ O2 इज द अमाउंट ऑफ KClO3, 2/3 ऑफ O2, ये 2/3 ऑफ O2 किया गया है। यहां से आपको मोल्स ऑफ KClO3 कंज्यूम मिल रहे हैं 20/13। इसको अपन ग्राम्स ऑफ KClO3 कंज्यूम्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। KClO3 का मोलर मास 39 + 35.5 is 74.5, उसमें 48 ऐड करें तो 122.5। बस ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म करिए। 2450 by 13 grams। 24 को 13 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स इधर आया 115, 18.8 सॉरी 188 grams roughly। grams roughly KClO3 का अमाउंट कंज्यूम्ड आ रहा है। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आपको खुद से भी ट्राई करके देखना है। अब इसी कैलकुलेशन को रिवर्स ऑर्डर में जाकर देखते हैं। अगर हमने शुरू में 188 ग्राम KClO3 लिया होता तो हमारे पास 20/13 मोल्स ऑफ KClO3 होते। इस 20/13 मोल्स ऑफ KClO3 से 30/13 मोल्स ऑफ O2 बनता थ्योरेटिकली, और इस 30/13 मोल्स ऑफ O2 का मास होता 100/65 टाइम्स 48 ग्राम्स। इतना ग्राम्स ऑफ O2 हमें थ्योरेटिकली मिलता। इसका भी अगर हम 65% लेते तो वो वैल्यू सिर्फ 48 ग्राम्स आती। इतना हमें थ्योरेटिकल मिला है, उसका 65% लेंगे तो एक्चुअली मिल जाएगा। इतना अमाउंट लेने पर एक्चुअली हमें 48 ग्राम्स ऑफ O2 मिलता। इस तरह से कैलकुलेशन को पीछे से आकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की कैलकुलेशंस यहां पर आ सकती हैं। जब तक क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड जैसे वर्ड्स यूज ना लिए जाएं, तब तक आपको इस दिशा में सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हुई स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की, मोल एंड स्टोइशियोमेट्री की। आगे बढ़ते हुए आप कुछ बात कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में करेंगे। सॉल्यूशंस की कॉम्पोजिशन बताने के लिए सॉल्यूशन, विलयन, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट का जो रेशियो होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह का जो रेशियो होता है इसको अपन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और ये कॉन्सेंट्रेशन हमें सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन बताती है, सॉल्यूशन में सब्सटेंसेस किस रेशियो में प्रेजेंट है ये बताती है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बताने वाली टर्म्स पर बात करेंगे। वैसे तो सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर आप अलग से पढ़ोगे आगे जाकर, इसलिए सॉल्यूशंस के सारे डिटेल्स यहां पर अपन डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पर फोकस करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज यूज में लाई जा सकती है।
पर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में बात हो उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स तो डिफाइन करना जरूरी है। सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इस तरह के टर्म्स से फैमिलियर होना तो जरूरी है। तो चलिए ब्रीफली इनको समझते हुए फिर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कैसा मिक्सचर होता है? जिसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम एक जैसा हो, जिसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम एक जैसी हो। Having the same composition and properties throughout the volume. जैसे ग्लूकोज, वाटर में ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना। इसका मतलब ग्लूकोज और वाटर के अमाउंट का जो रेशियो है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम एक जैसा ही है। आप उस ग्लूकोज वाटर को अगर पियोगे तो पहले सिप में, पहले घूंट में आपको जो टेस्ट आएगा वो लास्ट में भी आएगा, वैसा ही आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो होमोजेनियस मिक्सचर है, उसका कॉम्पोजिशन पूरे वॉल्यूम में एक जैसा है, प्रॉपर्टीज भी पूरे वॉल्यूम में एक जैसी हैं, जिसका कलर है वो पूरे वॉल्यूम में एक जैसा है, जो टेस्ट है वो पूरे वॉल्यूम में एक जैसा है। ठीक है, having the same composition and properties throughout the volume. ये मतलब होता है होमोजेनियस वर्ड का। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more pure substances, the particle size of constituent particles, the particle size of the order of 1 nanometer. नैनोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -9 मीटर। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसका कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज पूरे वॉल्यूम में एक जैसी हो। दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो सकता है। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। और सॉल्यूशन बनाने वाले सब्सटेंसेस का जो पार्टिकल साइज है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर के ऑर्डर में होता है। 1 नैनोमीटर इज द साइज ऑफ अ टिपिकल स्मॉल मॉलिक्यूल। मतलब सॉल्यूशंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ऑर्डर का साइज है। सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैक्रोमोलिकुलर नहीं है, मल्टी मॉलिकुलर नहीं है, स्मॉल मॉलिक्यूल के ऑर्डर का ही साइज है। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का, और इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर के ऑर्डर में होता है। 1 नैनोमीटर, 0.8 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, इस तरह से। सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में दो टर्म्स और डिफाइन करना जरूरी है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कई बार लोगों से पूछो कि सॉल्यूशन क्या है, तो उनका जवाब तुरंत आता है, वो कहते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की सही डेफिनेशन नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट शब्द तो सॉल्यूशन डिफाइन करने के बाद डिफाइन होते हैं। सॉल्यूशन डिफाइन करने के लिए आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन नहीं बोल सकते।
पहले सोल्यूशन वर्ड डिफाइन होता है, उसके बाद ही वर्ड्स डिफाइन होते हैं। सोल्यूट इज और आर द components of solution present in minor amounts या lesser amount सॉल्यूशन के वो कंपोनेंट्स जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, जिनका मास कम है, लार्जेस्ट मास वाले कंपोनेंट के मुकाबले जिनका मास कम है उनको अपन बोलते हैं सॉल्यूट। और जिस कंपोनेंट का मास सबसे ज्यादा है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन present in the largest amount जिसका अमाउंट बाकी सभी कंपोनेंट से ज्यादा हो वो सॉल्वेंट। उसके अलावा जितने भी सब्सटेंसेस मिक्स किए गए थे वो सब सॉल्यूट। समझने वाली बात यह है कि सॉल्वेंट एक ही होता है और सॉल्यूट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे सी वाटर में, सलाइन वाटर में न्यूमरस सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, न्यूमरस सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड हैं। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, वेरियस सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड हैं, तो वो सबके सब सॉल्यूट्स हैं। एक्चुअली सॉल्वेंट एक ही है, वाटर। जिसका मास सबसे ज्यादा हो सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्वेंट, बाकी सारे कंपोनेंट्स सॉल्यूट। वैसे तो ये सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्स हुए हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट में थ्रू आउट मिक्स हो गया है, सॉल्वेंट भी सॉल्यूट के अंदर थ्रू आउट डिस्पर्स हो गया है। लेकिन बोलने का तरीका ये होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है, सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट। मतलब डिसॉल्व होने वाला सब्सटेंस सॉल्यूट है और डिसॉल्व करने वाला सब्सटेंस सॉल्वेंट है। ये बोलने का तरीका है, सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। वैसे तो मिक्स दोनों ही एक दूसरे में हुए हैं। ठीक है, दो तीन बातें और सुन लो डायरेक्टली। सॉल्यूशंस तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर में बन सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। जैसे जो एयर है, आप जिस रूम में बैठकर ये लेक्चर व्यू कर रहे हैं उस रूम में प्रेजेंट जो एयर है उसको अपन गैस इन गैस टाइप ऑफ सोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो पेट्रोल है, डीजल है, वो लिक्विड का सोल्यूशन है। जो अलॉयज हैं वो सॉलिड सोल्यूशंस हैं। ठीक है, सॉल्टी वाटर सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन है। सोल्यूशंस सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात और जान लो कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस लिक्विड स्टेट में बनते हैं और उसमें भी एक्वस सॉल्यूशन सबसे ज्यादा कॉमन है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सबसे ज्यादा तरह के सॉल्यूट्स पानी में ही डिसॉल्व हो पाते हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट्स पानी में ही डिसॉल्व हो पाते हैं। पानी जैसी डिसॉल्व करने की एबिलिटी, क्षमता किसी और लिक्विड में, किसी और सॉल्वेंट में नहीं है, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। और अगर किसी सोल्यूशन में वाटर प्रेजेंट हो तो वाटर को ही अक्सर सॉल्वेंट का रोल देते हैं, भले ही वो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। जैसे लेबोरेटरी में प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें हो सकता है कि H2SO4 का अमाउंट 70%, 80% तक हो बाय मास, लेकिन फिर भी वहां पर सॉल्वेंट वाटर को ही बोला जाता है। तो सॉल्वेंट का रोल हम अक्सर वाटर के साथ ही जोड़ते हैं। ठीक है,
अगर किसी सोल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है तो आमतौर पर सॉल्वेंट वाटर को ही माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है ये बताया ना गया हो तो बाय डिफॉल्ट हम सॉल्वेंट वाटर को ही मान लेते हैं। अगर सॉल्वेंट के बारे में कुछ मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सॉल्वेंट वाटर है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में भी ज्यादातर क्वेश्चंस में सॉल्वेंट वाटर ही रहने वाला है। Concentration refers to the ratio of the amount of solute with respect to the amount of solvent और सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्वेंट में, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्यूशन में। कॉन्सेंट्रेशन एसेंशियली एक रेशियो होता है जिसमें न्यूमरेटर में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहता है और डिनोमिनेटर में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रहता है। अब ये सॉल्यूट का अमाउंट हम ग्राम्स में बताएंगे या मोल्स में बताएंगे या लीटर्स में बताएंगे। सॉल्वेंट का अमाउंट हम ग्राम्स में बताएंगे, मोल्स में बताएंगे, लीटर्स में बताएंगे, किस यूनिट में बताएंगे, उसके आधार पर अलग अलग तरह की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स बनाई गई है। एक और बात समझ लो, concentration of a solution is an intensive quantity, is an intensive property. Concentration of a solution is an intensive property. Any sample of a given solution would have the same concentration of solute. Any sample of a given solution would have the same concentration of solute. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज उनको कहते हैं जो सैंपल साइज पर डिपेंड ना करती हों। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ग्लूकोज वाटर का सॉल्यूशन अगर हम पिए तो उसका फर्स्ट और लास्ट सिप हमें सेम टेस्ट देने वाला है। वो जो ग्लूकोज वाटर का सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए आप उस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप लें या फिर आधा सॉल्यूशन लें या 3/4 सॉल्यूशन लें या 1/10 ऑफ दैट सॉल्यूशन लें, कितना भी बड़ा या छोटा सैंपल लें आप उस गिवन प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन का, उस सैंपल से मिलने वाली कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द वॉल्यूम एक जैसी है। कॉन्सेंट्रेशन सैंपल साइज टेकन पर डिपेंड नहीं कर रही। हाँ, मास डिपेंड कर रहा है, सैंपल छोटा लोगे तो मास कम आएगा, बड़ा लोगे तो मास ज्यादा आएगा। मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो सैंपल साइज पर डिपेंड कर रही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो सैंपल साइज टेकन पर डिपेंड नहीं करती। एनी सैंपल ऑफ दैट सॉल्यूशन विल हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन। इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हुए अब हमें कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स डिफाइन करनी है। We will introduce 4 concentration units. Some important units of concentration. जिनमें से पहला है परसेंटेज बाय मास।
इसको डिफाइन करना, फाइंड करना बहुत आसान है। परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना परसेंटेज रख रहा है मास का सॉल्यूशन के अंदर। परसेंटेज बाय मास फाइंड करना कुछ वैसा ही है जैसा आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स फाइंड करते हो। एग्जाम में आपके 720 में से 630 मार्क्स आए तो कितना परसेंटेज है? ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह से परसेंटेज बाय मास फाइंड किया जाएगा। जिस भी कंपोनेंट के लिए आपको परसेंटेज फाइंड करना है उसका मास ऊपर रखें, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन डिनोमिनेटर में, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एक कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी क्वांटिटी को बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे और फिर उन पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस करना सीखेंगे। ठीक है, इंटरमिक्सिंग और डाइल्यूशन कैसे किया जाता है सॉल्यूशंस का वो भी जानेंगे, और सॉल्यूशन में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी बातें अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।